गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी उत्तराखंड, ये कमल दिल्ली पहुंचाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। वो भूमि जो तर्पण और अर्पण की भूमि है। और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैवी वेट मीडिया हेड है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और मौजूदा में लोकसभा प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से। बलूनी साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, जब मैं पूरे इस रास्ते से आ रहा था, इतना लंबा सफर है, पहाड़ों का रास्ता है, कठिन डगर है। आप तो राज्यसभा में थे, राज्यसभा की सीट छोड़कर लोकसभा लड़ने आ गए। लोग कहते हैं राज्यसभा मिल जाए, आपने बोला लोकसभा मिल जाए। देखिए, ये तो मेरी मातृभूमि है और निश्चित तौर पे ये जो लोकसभा है ये शायद देश की उन कुछ चुनिंदा लोकसभा में होगी जिसका बहुत भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। आप रामनगर से भी आगे से शुरू होती है और इधर तिब्बत बॉर्डर और पूरा चाइना बॉर्डर तक जाती है। मतलब अगर आप 18 घंटे भी सफर करें तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे मैंने कहा नॉन स्टॉप रामनगर से आगे से शुरू होके और पूरा नीति तक जाना या केदारनाथ तक जाना, ये तो बहुत बड़ी सीट है। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोकसभा का विषय लिया, अब कोई भी आदमी अगर राजनीतिक आदमी है उसको मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिले, ये गढ़वाल के पहाड़ जहां मेरे पुरखे जिन पगडंडियों में चले हैं उन पगडंडियों का कुछ भला करने का, कल्याण करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी चलिए, अब बैठ के बात करते हैं। तो आज हम संवाद कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर अनिल बलूनी से। बलूनी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये 400 सीटों पार का चुनाव कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी का की तीसरी टर्म का चुनाव है, क्या आपको लगता है ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है जो देश भर में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 400 सीटों पार की बात कर रहे हैं? पिछली बार हमने कहा 300 पार तो 303, इस बार 400 पार तो 404 तो होगा ही होगा। 404 होगा 4 जून को। लेकिन दो चीजें राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होता है कि लगातार जो लेगवर्क होना है और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या ये जो अति आत्मविश्वास की बात है? क्योंकि कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है और लगातार राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पे खैर बहुत बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जब शुरू किया तो मैं बता देता हूं कि उत्तराखंड में 5-0 था, हिमाचल में 4-0 था, हरियाणा में 10 की 10 थी, दिल्ली में 7 की 7 थी, राजस्थान में 25 की 25 थी, गुजरात में 26 की 26 थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सब जगह आप देखिए। और इस बार, पिछली बार 11 राज्यों में शून्य था उनका, इस बार 13 राज्य शून्य होने वाले। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी को 12-13 राज्यों में 0 मिलेगा, उसके बाद उस पार्टी से आप मतलब कहाँ कंपटीशन की गुंजाइश रह जाती है। चलिए, मेरा अगला सवाल है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें आपने तारामंडल जैसा की घोषणा करी और उसकी नींव भी रखी। क्या आपको लगता है ये एक पहला सांसद है जिसने 16 करोड़ रुपए एक साथ डाल के ये काम किया? अगर आपको मौका मिलता है इस क्षेत्र का पे काम करने का, तो क्या बदलाव आप लेकर आएंगे? वो जो 2 बदलाव आपको लगता है इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक आपने मेरे जो मैं अपने सांसद निधि से तारामंडल बना रहा हूँ उसकी बात की। मैं जिस दिन मैं सांसद बना, मैंने आईसीयूज और हॉस्पिटल्स पे, स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उस पर खर्च करना शुरू किया। बाद में मुझे लगा कि आमतौर पर सांसद निधि, विधायक निधियों से क्या होता है कि आप नाली खड़ंजे बनाना और इस तरह की चीजें बनाने पे पैसा लगाते हैं, लेकिन जब राज्यसभा का सांसद होता तो उसके पास थोड़ा ये लग्जरी है कि वो कोई बड़े प्रोजेक्ट ले सके। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पौड़ी, वहां पर टूरिज्म का विकास करने के लिए बहुत जरूरत थी कि हम कुछ बड़ा चीज करें। तो मैंने वहां पर एक माउंटेन म्यूजियम, क्योंकि वहां से बहुत बड़ी हिमालय की श्रृंखला दिखती है, साथ ही वहां पर एक तारामंडल बनाने की शुरुआत की, क्योंकि वहां पर स्काई बहुत क्लियर होती है। तो वहां से लोग, दुनिया भर के खगोल प्रेमी आके वहां से पूरा खगोल देखेंगे, तो इसलिए वो शुरू किया हम लोगों ने। एक और चीज जो कि पॉलिटिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कि ग्राउंड वर्क, जो ग्राउंड का काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्या आपको लगता है कि आप जब राज्यसभा सांसद थे तो ग्राउंड वर्क उस तरह से आप कर पाए जो करना चाहिए था? देखिए, मेरे को ग्राउंड वर्क, इसलिए मैं कोई यहाँ नया नहीं था, इसलिए मुझे जरूरत भी नहीं थी। और राज्यसभा का सांसद रहते हुए भी यहाँ ट्रेन चलवाना, कभी कुछ विकास का काम करना, कोरोना में काम करना, मैं लगातार, मैंने कभी संपर्क मेरा टूटा नहीं। कोरोना में आपने जिस तरह से वेंटिलेटर यहाँ पे बांटे वो वाकई काबिल तारीफ काम था। लेकिन अब पॉलिटिक्स पे आना ही पड़ेगा हमें। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आए, उन्होंने बोला मेरे भाई बलूनी को जिता दो। तो क्या आपको लगता है कि, और अजय भट्ट की बात मुझे याद आई, अजय भट्ट ने एक कार्यक्रम में बोला जो मैंने सोशल मीडिया पे उसको काफी वो वायरल हो रहा है कि आप मोदी जी के राइट हैंड है और अमित शाह के लेफ्ट हैंड है। तो ये राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या है? यानी आप ओपनिंग बैट्समैन है भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, देखिए क्या है, हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक प्रत्याशी वो मोदी जी का राइट हैंड भी है, अमित भाई का लेफ्ट हैंड भी है। और प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ जिस तरह का वर्क कल्चर, हमारे यहाँ इस तरह का वर्क कल्चर है नहीं। ये लोग, आप लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का वर्क कल्चर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी का राइट हैंड है और अमित भाई जी का लेफ्ट हैंड है। सब ऐसा कुछ नहीं, हर कार्यकर्ता। आपके बारे में क्यों बोला? उन्होंने कहा, वो जरूर कहा, लेकिन असलियत में ये है कि हमारे यहाँ जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जो मेहनत करता है, वो सभी राइट हैंड है। और जो आदमी पार्टी के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो सभी राइट हैंड है। जी, एक और सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी आए यहाँ पर और उन्होंने जनरल बिपिन रावत की बात करी, उससे पहले आपने भी जनरल बिपिन रावत की बात करी। क्या आपको लगता है, और कांग्रेस का कहना है कि अनिल बलूनी और प्रधानमंत्री मोदी गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जनरल बिपिन रावत के विषय पर पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को सैनिकों के बीच में जाके वोट मांगने के लिए? अच्छा, आप बताइए, इस भूमि से, जहां बैठे इसी भूमि से देश का पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और आप खुद स्वीकार भी करेंगे कि जनरल बिपिन रावत के सौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। और वाकई उस जनरल बिपिन रावत से आसपास के जो हमारे शत्रु हैं वो थर-थर कांपते थे। और अगर जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा जाएगा तो इस भूमि के लोग पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे नहीं कि हमारे बेटे को तुमने कैसे गद्दार कहते थे, हमारे बेटे को क्यों आप गली का गुंडा कहते थे, क्यों उनको डरपोक बोलते थे, कभी उनके शौर्य पर प्रश्न उठाते थे। तो जब ये सारे सवाल हैं तो इस जमीन के, इस भूमि के लोग क्यों नहीं पूछेंगे? गढ़वाल के बेटा था जनरल बिपिन रावत। आप तो उनके गांव तक पहुंचे, आप तो योगी जी के गांव तक भी पहुंच गए। देखिए, आपकी मेरी लोकसभा का हिस्सा है, और जनरल बिपिन रावत का जो घर है, छोटे से गांव से देश का सीडीएस बनना, वो हमारे लिए तीर्थ भूमि है, वो हमारे लिए किसी भी तीर्थ से कम नहीं है। मैंने जाके वहां मट्टी को सर पे लगाया है और मैंने प्रणाम किया है ऐसी मट्टी को जहां से देश का इतना बड़ा सेनापति निकला हो। एक पारिवारिक सवाल, आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आपने स्ट्रगल देखा है, आपने अपने पिता को कम उम्र में खो दिया था और आपने वो स्ट्रगल देखा है और आप खुद कैंसर को सरवाइव करके आए हैं। क्या आपको लगता है कि, और आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं जितना मैंने आपको जाना है और पढ़ा है, क्या आपको लगता है कि वाकई आपकी ये जो स्ट्रगल रही है ये वाकई प्रेरणादायक है आज की युवा पीढ़ी के लिए, पौड़ी के लोगों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए? वाकई बहुत छोटी उम्र में मेरे पिताजी का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरा जीवन संघर्षों से ही निकला है। मैं बचपन से गरीबी से निकला, फिर पिताजी चले गए तो उसके बाद और दाल रोटी का, पढ़ाई लिखाई का संकट आ गया। फिर जब बड़ा हुआ तो और बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में चलती रही और अंत में आपने बीमारी का जिक्र किया। तो मेरे को तो अमीश जी सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं शायद बचूंगा नहीं, और मैं लौट के आया हूं। मैं जब बीमार था तब भी आप भी कई बार मेरे से मिलने वहां आए। मेरे उत्तराखंड के बारे में, पहाड़ के बारे में मैं उस वक्त भी सोचता था। मेरे पास बहुत ज्यादा समय होता था अस्पताल में सोचने के लिए, और मैं तब भी सोचता हूं कि अगर मेरा जीवन बचा है तो अब मेरे जीवन का हर क्षण क्षण और मेरे शरीर का हर कण कण मैं इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल की भूमि में लगाना चाहता हूं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, और केदारनाथ भी अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा। देखिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरे लिए तो कि केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ के सब, गंगा मेरे लोकसभा क्षेत्र से बहती है, और मेरे लिए तो ये जो मेरे गढ़वाल के लोग हैं ये सभी देवतुल्य हैं। और मेरा, अब जब मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे इन्हीं की सेवा करनी है, इसलिए मेरे लिए सब लोग यहाँ भगवान बद्री के अंश हैं, भगवान केदार के अंश हैं। आपसे संवाद आगे भी जारी रहेगा। अब हम आपके साथ
चलेंगे एक मंदिर के दर्शन करने के लिए और वहां पर भी संवाद आपसे करेंगे। अनिल जी, आज आपके साथ हम पूरा दिन बने हुए हैं और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अनिल बलूनी की क्षमता कितनी है। तो आज का हम ग्राउंड जीरो पर दिन बिता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पौड़ी गढ़वाल के अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी के मीडिया चीफ भी हैं। बलूनी जी, अब हम आपके साथ एक मंदिर जा रहे हैं जिसका नाम है घंटाकर्ण। मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, देखिए ये कितनी पतली डगर है जहां से हम निकल रहे हैं और उत्तराखंड में ये जो सीट है ये वाकई एक कठिन सीट मानी जाती है भौगोलिक दृष्टि के लिहाज से। और अभी हम जहां पर हैं आप देख सकते हैं कितनी पतली रोड है और वहां से हमें निकल के अब मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचना है। हमारा तो भाई है मोदी भाई है हमारा। अपना भाई तो चले गए पर अपना भाई मोदी है हमारा। आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है वो कितना ग्राउंड पर है। क्या 400 सीटों का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने रखा है, क्या वाकई उसको वो पार कर पाएगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अनिल बलूनी के साथ आज हमने काफी समय बिताया, समझने की कोशिश करी कि वो किस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर जो यहां के लोकल नागरिक हैं उनसे भी हमने बात करी, लोकल रेजिडेंट से हमने बात करी। तो निश्चित तौर पर ये एक जिसे कहते हैं भौगोलिक रूप से थोड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां पर पहुंचना गांव गांव तक थोड़ा कठिन है क्योंकि रास्ते लंबे हैं, गांव छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए इसको इसी तरह मनाया जाता है। हर लोकसभा प्रत्याशी को, विधानसभा प्रत्याशी को यहां गांव गांव घर घर जाना पड़ता है और वोट के लिए गुहार लगानी पड़ती है। हालांकि नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो जोरदार तरीके से काम भी कर रहा है, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब यहां से हम रुख करेंगे आगे के सफर। जैसा आप देख रहे हैं आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम श्रीनगर विधानसभा से गाड़ी में सफर करके, जिसमें हमने अनिल बलूनी से बात करी, हम पहुंच गए हैं घंटाकर्ण देवता के द्वार पर। यहां पर कहते हैं कि जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है और ये इष्ट देवता है इस इलाके के और इनकी बहुत 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 ज्यादा मान्यता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम ग्राउंड जीरो पर दिन बिता रहे हैं पौड़ी गढ़वाल में और मेरे साथ अनिल बलूनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के नेता। मंदिर की बात हो रही है और हम मंदिर में खड़े हैं, तो राम मंदिर को लेकर भी जबरदस्त राजनीति हुई और आरोप लगाया गया कि बीजेपी अपने हिसाब से उसको कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि कांग्रेस मंदिर दर्शन करने के लिए तो नहीं पहुंची और जो पहुंचे उनको भी बाहर निकाल दिया पार्टी से। ये विषय है ही कि राम मंदिर में नहीं जाना, राम मंदिर का विरोध करना, ये सारा विषय लोगों के दिमाग में पूरी तरह से है और ये कांग्रेस को सोचना चाहिए था, इस तरह की चीज लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जहां तक आपने राजनीति की बात की, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने विपक्ष वालों ने और बहुत लोगों ने बोला कि ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, फला हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। आप उस दौरान बताइए किसी एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने कोई गलत बयान दिया, भगवान राम का मंदिर बना, कोई वहां आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी वहां कोई दिखाओ, कोई बिल्कुल भी कोई हमारे मंत्री वहां पर रहे हो, कोई कुछ नहीं। हमने पूरी सनातनी परंपरा से, पूरी हिंदू धर्म की परंपरा के हिसाब से वहां प्राण प्रतिष्ठा की। तो इसलिए हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष का जो रवैया है वो हिंदुओं के और जो बहुसंख्यक भारतीय हैं
उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। अगर कोई चीज बोली जाती है तो उसका प्रभाव रहता है। अगर कांग्रेस के लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया है तो लोगों के दिमाग में कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं कि सनातन को हम गाली अब नहीं देख सकते, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। संजय निरुपम हो, गौरव वल्लभ हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो बोला कि कांग्रेस में एक वर्ग है जो हिंदू धर्म को ही गाली देता है। एक अकेले प्रमोद कृष्णम बचे थे साधु, वो भी इधर आ गए। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है सब। आपने कैंसर को सर्वाइव किया तो उस टाइम पर कभी मायूस होते थे तो किसको याद करते थे मन के? नहीं, देखिए मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ और मेरे जो इष्ट देव हैं सबको याद करता हूँ सदैव। और निश्चित तौर पे हमारे धर्म में, हमारी भावनाओं में इतनी शक्ति है, ये आदमी को बहुत शक्ति देती है। बहुत बुरे समय में मैंने देखा है भगवान का नाम और उसका जाप करने से बहुत लाभ होता है। आप लोग भी क्या कीजिए, कांग्रेस के लोग भी करें तो अच्छा होगा। चलिए, लेकिन आपको मैं एक ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार जब आपको लगता है कि अब सब रास्ते बंद हो गए हैं तो आपको लगता है कि अध्यात्म से रास्ते खुल जाते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे हमारा तो इतना इतिहास है इस चीज का पूरा। आप देखिएगा कभी भी ये हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तो इतनी हमारी अध्यात्म में इतनी शक्ति है, वो आप देखते ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अध्यात्म राजनीति में भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी सारी बयानबाजी होती है। मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो वो इस तरह की हरकतें करता है, गाली गलौज करते हैं, अनाप शनाप की बातें करते हैं, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। गुस्सा नहीं आता आपको कभी? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। आप ये बताइए, उनके पास कुछ है नहीं, वो चाहते हैं कि हम विकास की बात न करें, हम तू में करें। लेकिन हमने शपथ ली है इस उत्तराखंड के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए हम मोदी जी के सेनानी है, हम भटकने वाले नहीं है। हमारा मूल मंत्र जन कल्याण है, उस पे ही लगे रहेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी है तो इस बार रामनवमी खास होने वाली है, और क्योंकि रामलला पहली बार अपने मंदिर में है, टेंट से अपने महल में गए हैं, तो ये रामनवमी वाकई खास होगी। भाई साहब, हमारे लिए हर रामनवमी खास होती है जी। हम हर रामनवमी का, हमारा ऐसा नहीं है, ये इनकी तरह सीजनल नहीं है कि चुनाव में जनेऊ पहन लो, चुनाव में मंदिर चले जाओ, मस्जिद, ऐसा नहीं है हमारा सीजनल। हमारी हर रामनवमी इसी प्रकार से होती है, उसी प्रकार से इस बार भी होगी जी। क्योंकि राम मंदिर वाली रामनवमी है तो इसलिए खास नहीं होगी। नहीं, मैंने कहा ना, हमारे लिए तो भाई देखिए, राम का मंदिर बना है। हम लोग तो जब छोटे थे, जब हम नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मोदी जी ने हमारे को एक ऐसा अवसर दिया, जब भगवान राम का मंदिर बन गया, हमें तो खुद ही विश्वास नहीं था कभी कि ऐसा भी पल आएगा। लेकिन महिलाएं बड़ी तादाद में आती हैं आपके कैंपेन के अंदर। छोटे छोटे गांव है, वहां पर भी मैं देखता हूँ 50-50, 60-60 संख्या की संख्या में महिलाएं, बहनें आ जाती है। तो महिलाओं का विशेष लगाव है बीजेपी के साथ या फिर अनिल बलूनी के साथ? देखिए, मोदी जी के साथ है जी। ये जितनी हमारी माताएं बहनें दिख रही है, उनको जब मोदी जी ने कहा कि ये जब लकड़ी जलाती हैं और जब चूल्हे पे बैठती है तो कितनी हजारों सिगरेटों के बराबर इनके लंग्स के अंदर जाता है। उन्होंने उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, उसके बाद सबको वैक्सीन लगाई, राशन से उन महिलाओं को बहुत हो रहा है। और आप सारी जो हमारी माताएं बहनें ये देख रही हैं कि महिला विधेयक पास कर दिया। तो मोदी जी का माताओं बहनों के साथ जो लगाव है वो निश्चित तौर पे आपको मैदान में भी नजर आएगा, ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी अनिल बलूनी के साथ। और हम घंटाकरण देवता के द्वार पर हैं और यहाँ पर अब हम भोजन करेंगे। यहाँ पर मंडवे की रोटी होगी और साथ ही साथ कहते हैं एक हरी चटनी यहाँ की बड़ी प्रतिष्ठित है, वो तीखी हरी चटनी होगी। वो भोजन हम करेंगे और साथ ही थोड़ा संवाद भी करेंगे कि आखिरकार वाकई जो मिलेट्स की बात पहले गांव तक होती थी, यानी इन इलाकों में होती थी, अब वो शहर तक पहुंच रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर तक पहुंच रही है, चेन्नई तक पहुंच रही है। इसके भी क्या मायने हैं? तो आज का हम दिन बिता रहे हैं अनिल बलूनी के साथ और मेरे हाथ में जो ये रोटी है, ये मिलेट्स की रोटी है, मंडुआ इसे कहते हैं, उसकी रोटी है। तो अनिल भाई भी मंडुए की रोटी खा रहे हैं। तो अनिल भाई, समय मिल जाता है। और मेरे साथ विधायक जी भी हैं, विनोद जी, इनका भी अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, ये विधायक हैं, ये लोकसभा प्रत्याशी है, तो बीजेपी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये मंडुए की रोटी हम खा रहे हैं, मोटा अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं। अब मैं अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बता दूं तो अनिल भाई, इसी तरह का खाना आपको पसंद है? और यहाँ तो
बर्तन भी सब पत्तल के हैं। मैं आपको आनंद आ रहा है सच बताऊं, जी। मैं जब बाहर भी रहता हूँ तब भी मिलेट खाता हूँ। अच्छा ये मंडुए की रोटी जो कोदा बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें फाइबर है जी। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और अब तो पूरी दुनिया जो रागी की रोटी खाने में इच्छुक है। अब लोग, पहले तो हम लोग मेहनत खाते थे यहाँ तरह के, आजकल तो फैशन बन गया है। अब मोदी जी ने जब तक श्री अन्न की बात की है तो पूरे दिल्ली में और पूरे महानगरों में होड़ लग गई है मिलेट की रोटी खाने तो की। चुनाव प्रचार में खाने का नहीं मिल जाता है। हमारे यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी ना काडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी जी। तो खाने में आपको मीठा भी खाते हैं, और फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? मेरे को मंडुए की रोटी वाकई मेरी फेवरेट है। तो फेवरेट खाना खा रहे हैं हम आपका? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपने आज हमें अपना इतना समय दिया और इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी। बहुत अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारे इस बड़े दूरस्थ क्षेत्र में आए हैं, बड़े इंटीरियर इलाके में आके आपने इस तरह हमारा खान पान और हमारे लोगों से मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके न्यूज 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने सरल ढंग से हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। इधर विधायक बैठे हैं, इधर लोकसभा प्रत्याशी बैठे हैं, और भी बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो क्या वाकई यही चुनावों का रंग है? भारतीय लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा रंग है और सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए मैं हर बार अपने दर्शकों को कहता हूं कि आपका वोट बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए वोट अपना जरूर डालिए। तो फिलहाल इस खास एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार।